बढ़िया है, चलिए शुरू करते हैं। या 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं तो शुरू कर देते हैं अब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रेनर्जिक ड्रग। ये हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर 2 है ये, और ये पार्ट नंबर क्या है, 3, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कोलिनर्जिक सिस्टम, तो काफ़ी चीज़ें आपको उसमें समझ में आ गई थी। अगर कुछ उसमें नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जब आपको कोलिनर्जिक सिस्टम मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था कि एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है। तो जो नॉर्मली रेस्ट कंडीशन होती है एक आदमी की, तो वो किस में होता है, वो ज़्यादातर मतलब जो क्या कहते हैं डोमिनेंट रहता है, वो रहता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करता रहता है, एसिटाइल कोलिन वगैरह रिलीज होते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन है, डर वाली कंडीशन है, फाइट है, फ्लाइट है, फ्राइट है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ इस टाइप की जो स्ट्रेस है। तो ऐसी कंडीशन में एक नया सिस्टम अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम, या उसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। समझ रहे क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। और वो जो होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं। क्यों होती हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, तो कुछ फंक्शन अलग दिखने लगते हैं जो पहले से नहीं दिख रहे थे। जैसे हार्ट रेट बढ़ जा रहा है, हमारे क्या कहते हैं लंग्स के जो क्या कहते हैं ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जा रहा है, आंखों का साइज क्या हो रहा है, डायलेट हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, समझ रहे, पुपिल डायलेशन हो जा रहा है। ऐसे क्या कहते हैं जो डाइजेशन वगैरह काम था उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है, और क्या है, जो ध्यान है वो दूसरी तरफ, इस तरफ लाया जाता है कि कैसे इस सिचुएशन से बचा जाए अभी, समझ रहे हैं। तो उस तरफ जाने की वजह से क्या है, अभी डाइजेशन वगैरह वाला काम को रोक दिया जाता है और सारा फोकस इस पे किया जाता है कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा दिया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, समझे, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं। तो अब हमने देखा कि यार ये सब चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, डोपामीन हो गया। यही मेन क्या है, केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या है, ये सब क्या कहते हैं केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, जिसको हम लोग एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमको ये समझ में आया कि ये केमिकल्स ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमने इसी जैसी दवा बना दी, समझ रहे हैं। अब कई बार हमको जरूरत होती है हार्ट रेट बढ़ाने की, हमने जैसी दवा बना दी। कई बार हमको जरूरत ऐसी होती है कि किसी का मतलब अस्थमा की कंडीशन है, मान लीजिए ब्रोंकाई उसकी जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, सिकुड़ रही है, उसको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो हमने उसी में से देखा यार ये वाली जो दवाएं हैं ये तो ब्रोंकाई को क्या है डायलेट कर रही है, तो हमने जैसी दवा बना दी। या फिर नेफ्रीन को ही निकाल लिया हमने, अब ऐसे पेशेंट को देंगे तो वो काम करेगी, समझ रहे हैं। ऐसे कई बार क्या ये देख रहे हैं कि आंखों को डायलेट हो जा रही है, मतलब पुपिल हमारी, तो हमने उसे ऐसी दवा बना दी, उसको डाल रहे तो आंख हमारी क्या है डायलेट हो जा रही है, चेकअप कर रहे हैं आसानी से आंखों का। तो इस तरीके से इसको देखते हुए क्या है कुछ दवाएं बना दी गई हैं, उन दवाओं को बोलते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स, समझ रहे हैं। जो इस सिस्टम को देखते हुए उसी की तरीके से काम करने वाली जो कुछ हमने दवाएं बना दी उसको क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये वो दवाएं होती हैं जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को क्या करती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं। क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, या आप कह सकते हैं कि स्टिमुलेट करती हैं। अब ये एक क्या कहते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या है, तो ये वो रिसेप्टर्स हैं जिसपे हमारे क्या कहते हैं जो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये जो क्या कहते हैं हार्मोन्स कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होकर जिससे जाके बाइंड करके अपना एक्शन दिखा रहे थे, तो ये भी क्या है उसी रिसेप्टर से जाके बाइंड करती हैं और उन्हीं जैसा एक्शन देती हैं, सिंपैथेटिक एक्शन बोलेंगे उनको, ठीक है। तो उन्हीं जैसा एक्शन देती हैं। तो ऐसी दवाएं जो कि सिंपैथेटिक जैसा एक्शन देती हैं और उन्हीं रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, डोपामीन हो गया, सैलब्यूटामोल हो गया, टर्ब्यूटालिन हो गया, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, और भी कई सारी हैं। अब ये किस पे काम करते हैं, कौन से रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो ये है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, यानी ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे काम करती हैं। ये जो एड्रेनर्जिक दवाएं हैं उस किस पे काम करती हैं,
अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। इसी तरीके से जैसे कि वो जो हार्मोन सिंपैथेटिक सिस्टम में रिलीज हो रहे थे, इसी रिसेप्टर पे वो भी काम करते थे, तो ये भी क्या है, इसी रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, तो एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, आपको पता है कि एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे उन्हीं केमिकल्स के तरह से काम कर रहे हैं, उन्हीं केमिकल के जैसा ही काम करवा रहे हैं हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी के क्या है, एंडोजेनस क्या कहते हैं, जो केमिकल्स थे जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो काम वो करवा रहे थे वही काम ये भी करवा रहे हैं। इसलिए ऐसी दवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। और ऐसे ही जो हमारी बॉडी के फंक्शन हो रहे थे उनको रोकने वाली जो दवाएं आ जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट बोल देंगे। ठीक है, और इन दवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं। माइमेटिक का मतलब कॉपी करने वाला, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कॉपी करती हैं दवाएं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, आप ऐसी छोटी सी क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ दवाएं ऐसी होती है जो डायरेक्टली काम करती हैं, समझ रहे हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो डायरेक्टली काम करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक एजेंट या ड्रग भी कह सकते हैं। यानी ये वो दवाएं हैं जो डायरेक्टली क्या है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही हैं और अपना काम कर रही हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डोपाम्यून हो गया, डोब्यूटाम्यून हो गया, ये डायरेक्टली काम करती है। सैल्ब्यूटामोल हो गया, एल्ब्यूटेरोल हो गया। उसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी होती है जो इनडायरेक्टली काम करती हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक एजेंट। तो ये वो दवाएं हैं जो कि सीधे इस रिसेप्टर पे बाइंड तो नहीं कर रही हैं, लेकिन ये जो जो मतलब क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर उस पे बाइंड करते हैं, उनका क्या कहते हैं, सिक्रेशन करवा रहे हैं, उनका रिलीज करवा रही है उनको। तो ऐसी दवाओं को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, जैसे कि एम्फेटामिन हो गया। ठीक है, और तीसरी ऐसी है जो दोनों तरीके से काम करते हैं, जैसे कि एफेड्रिन हो गया। समझ रहे, फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ के भी आए एफेड्रा। अब हम लोग कुछ चीजें ना, आपको इसमें कंफ्यूजन होगा यार, कौन सी दवा किस पे काम करती है, कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे रहता है, कैसे पता करें, समझ रहे, तो ये आपको इसमें सब मैंने लिख के मतलब ढूंढ के दे दिया है। हालांकि किताबों में इस तरीके से बड़ी आसानी से सारी चीजें इतनी मतलब देते नहीं है। मैंने सब ढूंढ ढूंढ के अलग अलग कौन सी कहाँ पे रिसेप्टर पाई जाती है, कौन सा किसका क्या काम है, कौन सी दवा किस रिसेप्टर पे काम कर रही है, सबको मैंने लिख दिया है। आराम से आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, ब्लेडर हो गया, स्प्लीन हो गया, यूरेटर हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा क्या है, आई में पाया जाता है। इन मसल्स पे क्या है, जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन कराता है। और आई पे जब जाके मतलब ये दवाएं काम करती है और अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो क्या कराता है, माइड्रिएसिस कराता है। अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाज के अंदर पाया जाता है। और जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, इंसुलिन का सेक्रेशन कम कर देगा, समझ रहे हैं। और बीटा 1 कहाँ पाया जाता है, हमारे हार्ट में पाया जाता है, स्पेशली और भी जगहों में पाया जाता है। ठीक है ना, हार्ट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हमारे हार्ट रेट को। यानी जब ऐसी दवा हम देंगे जो इससे जाके बाइंड करेगा, इसको एक्टिवेट करेगी वो दवा, तो हार्ट पे क्या करेगा, ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। बीटा 2 कहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये भी स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रोंकाई हो गया, यूट्रस हो गया। उसके अलावा जीआईटी हो गया, पैनक्रियाज के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो क्या कहते हैं, इसमें क्या है, रिलैक्सेशन कराता है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, विच न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड विद अल्फा 1 रिसेप्टर। तो हमें क्या करना, अभी न्यूरोट्रांसमीटर को ही हम देखेंगे कौन किस पे जाके बाइंड हो रही है। तो अल्फा 1, यहाँ पे हम अल्फा 1 की बात करें, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अल्फा 1 जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो प्राइमरीली बाइंड विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉरएपिनेफ्रिन। सबसे मतलब ज्यादा किससे, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से ही बाइंड करते हैं, यानी एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन से ही बाइंड करते हैं ज्यादातर। यानी ये जो दो दवाएं हैं किस पे बाइंड करती हैं ज्यादातर, अल्फा 1 रिसेप्टर पे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे बाइंड करती हैं, बल्कि जितने भी है ना, मतलब जो भी यही 2-3 तो केमिकल्स हैं जो इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं, वो कौन कौन सी है, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और क्या कहते हैं डोपामिन। समझ रहे, यही 2-3 है, ज्यादा नहीं है। उसका अब इनका जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो क्या फंक्शन आएगा, समझे, उसको बोलते हैं बाइंडिंग इफेक्ट। अब ये तो हमको मालूम हो गया कि अल्फा 1 रिसेप्टर से ये बाइंड करती हैं, अब जाएंगे उसको एक्टिवेट करेंगी तो जो इफेक्ट दिखेगा उसको बोलते हैं बाइंडिंग इफेक्ट। समझ रहे, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक्टिवेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे ये क्या कहते हैं बाइंड करेंगी तो क्या इफेक्ट आएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या आएगा,
एक तो वेसो कंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे ये। जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल्स हमारे कंस्ट्रिक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, माइडरियासिस करा देते हैं, पुपिल के साइज को डायलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उसके अलावा क्या है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि जीआईटी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया। उसके अलावा क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराते हैं, यानी क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़वा के ग्लूकोज बनवाते हैं, समझ रहे हैं। मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, माइड्रेसिस का मतलब होता है डायलेशन। ठीक है सुधांशु जी। अब ये कि विच न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड विद अल्फा टू रिसेप्टर, अल्फा टू रिसेप्टर से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं, तो उसमें भी क्या है, नोर एपिनेफ्रिन है, ठीक है ना, यही मतलब प्राइमरी है, यही सबसे ज्यादा बाइंड होती है। उसके अलावा एपिनेफ्रिन और डोपामीन भी बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, जैसे सबसे नंबर 1 पे क्या है, नोर एपिनेफ्रिन है, ठीक है, जो अल्फा टू रिसेप्टर से बाइंड होता है। नोर क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी बाइंड कर सकता है, लेकिन हैज ए हायर एफिनिटी फॉर बीटा 1, जो कि लेकिन क्या कहते हैं, जो एपिनेफ्रिन है ना, ये बीटा से ज्यादा बाइंड करने में दिलचस्पी रखता है, उसकी एफिनिटी उधर ज्यादा होती है। इसके मुकाबले में अल्फा 2 के या अल्फा रिसेप्टर के मुकाबले में बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करने को ये ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या, डोपामीन, ठीक है ना, तो ये क्या कहते हैं कि ये अगर ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन में हम लोग इसको देख रहे हैं, तब जाके ये अल्फा टू रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में देंगे तब ये अल्फा टू रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, वरना तो ये नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करता है। उसके अलावा क्या है, बाइंडिंग इफेक्ट क्या आएगा, जब ये मतलब अल्फा 2 से बाइंड करेंगे तो क्या होगा, नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को ही कम कर देंगे। नोरेपिनेफ्रिन जाके बाइंड हो रहा है और नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को ही क्या कर देगा, कम कर देगा, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। भाई कह रहे कि बस इतना रहने दो, अब ज्यादा की जरूरत नहीं है, समझ रहे। उसके अलावा क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ये सिडेशन कराएगा, यानी आदमी को क्या कहते हैं, एक तरीके से नींद आएगी। उसके अलावा वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लड वेसल्स को सिकुड़ाएगा, इंसुलिन का सिक्रेशन कम करेगा। जब ये किस पे बाइंड करेगा, अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, या एपिनेफ्रिन कर रहा है तो। अब बीटा 1 रिसेप्टर से कौन से बाइंड होते हैं, तो इसमें भी यही है, नोरेपिनेफ्रिन और क्या है, एपिनेफ्रिन, ये भी क्या है, बीटा 1 से भी बाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, जो कहते हैं, जो बीटा 1 जो हमारे हार्ट के अंदर है ना, उस पर ज्यादा ये उसको ज्यादा मतलब एफिनिटी उसकी वहां ज्यादा होती है, उससे बाइंड करने को ये ज्यादा प्रीफर करता है। जो क्या कहते हैं, नोरेपिनेफ्रिन है, बीटा 1 से बाइंड तो करता है, लेकिन जो हार्ट के अंदर हमारे बीटा 1 रिसेप्टर है, वहां बाइंड करने को ये ज्यादा प्रीफर करता है। उसके अलावा क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा, बीटा 1 पे अगर ये बाइंड करेगा तो हार्ट पे क्या करेगा, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोट्रॉफी, क्या बोलते हैं, क्रोनोट्रॉफी, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोट्रॉफी बोलते हैं। ऐसे उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है, उसको भी बढ़ाता है, समझ रहे, यानी उसका जो फोर्स है वो उसको बढ़ाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनोट्रॉफी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनोट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या, उसके अंदर कंडक्शन स्पीड को भी बढ़ा देता है। कंडक्शन स्पीड क्या है, जो एसए नोड से और एवी नोड से तरीके से इंपल्सेस आते हैं, उसके स्पीड को बढ़ा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रोमोट्रॉफी, ठीक है, ड्रोमोट्रॉफी बोलते हैं। उसके अलावा इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, किडनी पे होता है, तो वहां पे क्या करता है, रेनिन को रिलीज करवाता है, समझ रहे हैं। जब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, रेनिन एक तरीके का क्या कहते हैं, समझिए हार्मोन है, रिलीज होता है, कहां से, हमारे किडनी से, और फिर क्या करता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। किसके जरिए से, एक सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, समझ रहे हैं, आपने पढ़ा भी है, मैंने इसको आपको एचएपी के अंदर भी पढ़ा रखा है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी, समझ रहे हैं। रेनिन रिलीज होता है किडनी से, फिर वो क्या है, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, फिर उसके बाद क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, एल्डोस्टेरोन भी रिलीज होता है, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एक तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़वाता है, इस तरीके से कि जो क्या कहते हैं, जो सोडियम होता है उसको बॉडी से निकलने नहीं देता, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है, तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं रास, एक तरीके से कह सकते हैं रास सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म, ये रास सिस्टम क्या होता है। अब ये इससे कौन से रिसेप्टर बाइंड करते हैं, जो बीटा 2 है, तो इससे एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन ही बाइंड करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन मतलब होती है, इसकी एफिनिटी हाई ज्यादा होती है, किसकी, एपिनेफ्रिन की, और नोर एपिनेफ्रिन की इस पे कम होती है। अब तक आप देख रहे थे कि जो नोर एपिनेफ्रिन है वही हर एक से ज्यादा बाइंड कर रहा था, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर से ज्यादा कौन बाइंड करता है, जो हमारा एपिनेफ्रिन है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये तो आपने किताब की चीजें पढ़ ली, क्या होता है, कैसे होता है। अब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो मतलब क्या कहते हैं, ये एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं, समझ रहे, एड्रिनर्जिक जो ड्रग्स हैं, वो कौन सी हैं जो ज्यादा यूज में आती हैं, ठीक है।
दवाएं तो बहुत सारी ऐसी बना दी गई हैं, लेकिन उसमें से कौन सी ऐसी हैं जो ज्यादा यूज में आती है और किस पर्पज के लिए उनको यूज किया जाता है। तो जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये तो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स है ही, उसके और ये डोपामीन भी, ठीक है, तो इनको भी यूज किया जाता है। लेकिन इनको ना मतलब सीवियर कंडीशन जब होती है बहुत, तब इनको यूज किया जाता है, समझ रहे। जैसे कि एपिनेफ्रिन है, इसको हम लोग एक तो एनाफाइलेक्सिस के लिए यूज करते हैं, किसके, जो हमारा कार्डियक फेलियर होता है, जैसे हार्ट फेल हो गया, किसी का हार्ट फेलियर होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, इसको मतलब उसके एनाफाइलेक्सिस के लिए यानी प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही हमको लग रहा है, हो सकता है कि इसका हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑपरेशन कर रहा है, कुछ इस टाइप की चीजें हैं, तो उसमें पहले से उसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं कि पहले से दे दिया जाए, ठीक है। दूसरे क्या, इसको मतलब बहुत सीवियर अस्थमा है या बहुत तगड़ा क्या कहते हैं हाइपोटेंशन है, तो उसमें दिया जाएगा। और नॉरएपिनेफ्रिन को भी क्या है, हाइपोटेंशन है सीवियर, उसमें देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में देते हैं। अब ये सेप्टिक शॉक क्या है, तो एक ऐसा शॉक होता है, समझ रहे हैं, शॉक का मतलब ये समझिए कि ब्लड प्रेशर क्या है बहुत लो हो जाता है, ब्लड की सप्लाई हो नहीं पाती है, तो ये वाला जो शॉक होता है ये होता है सीवियर इन्फेक्शन की वजह से, यानी बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से फिर क्या है इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, और बहुत ज्यादा प्रोफाउंड, मतलब ये कि मतलब बोलते हैं ना बहुत गंभीर, बहुत ज्यादा तगड़ा वाला हाइपोटेंशन हो जाता है, इसकी वजह से, सेप्टिक शॉक की वजह से, और ऑर्गन भी काम करना बंद कर देते हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है नॉरएपिनेफ्रिन दिया जाता है। अब ये जो डोपामीन है ना, ये क्या है, ये इसको मतलब ये कैसे काम करता है, ये बीटा पे भी काम कर देता है, अल्फा पे भी काम करता है। तो इसका डोज के हिसाब से, इसी को बोलते हैं डोज डिपेंडेंट इफेक्ट, जैसा इसका डोज होगा वैसा इसका इफेक्ट आता है। अगर आप लो डोज में इसको देते हैं डोपामीन को, तो ये क्या है रीनल वेसोडाइलेशन करता है, यानी किडनी के पास में जो हमारे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं उसको डायलेट करता है। अगर हमको थोड़ा सा और इसका डोज हम बढ़ा देते हैं, तब ये क्या है बीटा 1 को क्या है स्टिमुलेट करता है, और उसकी वजह से हार्ट रेट को बढ़ाता है और उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी यानी कॉन्ट्रेक्शन फोर्स को बढ़ाता है, ठीक है ना। अगर ज्यादा डोज में दे रहे हैं तब ये अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करता है और वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाएगा, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं अल्फा है, अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, अल्फा रिसेप्टर पे काम, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या है, ये तीनों ना ये मिक्स्ड इनका एक्शन होता है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक एक पे काम कर रहे हैं, ये नॉन सेलेक्टिव है, समझ रहे हैं। ये अल्फा पे भी काम कर रहे हैं, बीटा पे भी काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्फा बीटा सब पे काम करते हैं, ये नॉन सेलेक्टिव है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं अब ये क्या है, ये अल्फा रिसेप्टर पे काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा सिलेक्टिव, समझ रहे हैं, एडर्जिक एगोनिस्ट। अब इसमें आप और सिलेक्टिव कर सकते हैं, ऐसे कि अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव, बीटा 1 सिलेक्टिव, बीटा 2 सिलेक्टिव, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए क्या कहते हैं फेनिलेफ्रिन है, ये काफी ज्यादा यूज होने वाली दवा है, तो ये किस पे काम करती है, अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करती है, समझ रहे हैं, फेनिलेफ्रिन। अब इसको कब लोग हम लोग यूज करते हैं, तो नेजल कॉन्जेशन में, आपने देखा होगा कि नेजल ड्रॉप आते हैं जब आदमी की नाक जाम हो जाती है, समझ रहे, बार बार वहां पे क्या है वो म्यूकस बनने की वजह से, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग देते हैं, ठीक है। और हाइपोटेंशन में भी दे सकते हैं इसको, लेकिन इसी पर्पस के लिए ज्यादा इसको यूज किया जाता है। और क्या कहते हैं माइड्रियसिस के लिए भी इसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो नेजल नेजल कॉन्जेस्टेंट भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं नेजल डी कॉन्जेस्टेंट, समझ रहे क्या बोलते हैं इसको, नेजल डी कॉन्जेस्टेंट। यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको जाके सुकड़ा देते हैं, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, फ्लूइड पूरी तरीके से नहीं आता है, तब म्यूकस वहां पे कम बनता है, तो इस तरीके से जो नाक जाम होती है वो जाम होना कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा है क्लोनिडीन, ये किस पे काम करती है, अल्फा 2 काफी ज्यादा फेमस दवा है, काफी यूज भी होती है, बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज भी होती है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हाइपोटेंशन में, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लोनिडीन को हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे ये भी आ जाती है। उसके अलावा क्या है, ओपियोइड किसी ने ज्यादा ले लिया है या ओपियोइड को छोड़ रहा है किसी ने, जैसे कि मान लिया किसी को नशा का आदत हो गया, ओपियोइड ड्रग्स ले रहा था वो, समझ रहे हैं, अब जब उसको छोड़ता है तो कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, पता चला कि उल्टी आ रही है, उसको क्या कहते हैं बहुत चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं ओपियोइड विड्रावल, तो उसके लिए भी इस दवा को देते हैं, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं मेथिल डोपा या मेथिल डोपेट भी बोलते हैं या मेथिल डोपा, तो ये किस पे काम करता है, अल्फा 2 पे काम करता है और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी कंडीशन, मतलब स्पेशली कब यूज करते हैं, प्रेगनेंसी कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है तो उसको मेथिल डोपा यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी वो दवाएं जो बीटा पे काम करती हैं, ठीक है। तो एक है आइसोप्रेटेरिनोल, आइसो
आइसोप्रोटेरिनोल, ठीक है। तो ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे काम करते हैं और इसको कब हम लोग यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया, यानी कि आदमी का हार्ट क्या कहते हैं हार्ट रेट कम हो गया है तो उस हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं आइसोप्रोटेरिनोल, ठीक है। और इसके अलावा हार्ट फेलियर में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन ये बीटा 1 पे काम करता है और ये क्या है हार्ट फेलियर में इसको यूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें इसको हम लोग यूज करते हैं। समझ रहे हैं, कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हमारा हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, ब्लड पूरा पंप नहीं हो पा रहा, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए और पूरी तरीके से वो ब्लड को पंप करे। इसके अलावा क्या है, अल्ब्यूटेरोल है, ये जिसको हम लोग सैलब्यूटामोल भी बोलते हैं। अल्ब्यूटेरोल या जिसको हम लोग सैलब्यूटामोल भी बोलते हैं, काफी ज्यादा यूज होने वाली दवा है ये, समझ, काफी ज्यादा यूज होने वाली दवा है। तो ये किस पे काम करता है, बीटा 2 पे काम करता है। किस लिए यूज करते हैं, अस्थमा में इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, अस्थमा के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, सीओपीडी, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर हमारे क्या कहते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, जो ब्रोंकाई यानी लंग्स में पाए जाते हैं, तो ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपने देखा होगा अस्थलीन आता है, जो क्या कहते हैं जिसका नेबुलाइजर कराते हैं ना, अस्थलीन, वो एक तरीके से भाप बना के अंदर भेजते हैं, तो वो उसमें भी इसको यूज किया जाता है सैलब्यूटामोल को, ठीक है। उसके अलावा क्या है, टर्ब्यूटालिन, तो ये भी बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करता है और किस लिए यूज होता है, अस्थमा में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टर्ब्यूटालिन, अल्ब्यूटेरोल, और ये दोनों याद कर लीजिएगा, इन दोनों को ना खासतौर से अस्थमा के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों को अल्ब्यूटेरोल या सैलब्यूटामोल भी बोलते हैं, और ये भी क्या है, टर्ब्यूटालिन, ये दोनों किस पे काम करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपने इंडिकेशन भी पढ़ लिया इनका, अब एक चीज आता है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी इन दवाओं को किस कंडीशन में नहीं देंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रग है और यहाँ पे क्या उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी इन कंडीशन में नहीं देंगे। तो एपिनेफ्रीन को कब नहीं देंगे, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, किसी का हाइपरटेंशन ऐसा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी हाइपरटेंशन में नहीं देंगे और बढ़ा देगा ये। ऐसे क्या है, टेकी अरेदमिया है, समझे, अरेदमिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट मतलब क्या है, एक रिद्म में नहीं रह रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, उसको बोलते हैं अरेदमिया। और टेकी अरेदमिया का मतलब ये है कि मतलब बढ़ रहा है, कभी और बढ़ जा रहा है, बढ़ा हुआ तो है, कभी और बढ़ जा रहा है, थोड़ा कम हो रहा है और बढ़ जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म भी में कंडीशन में नहीं देंगे, ठीक है ना, यानी थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा क्या है, थायराइड हार्मोन बना रहा है, उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। ऐसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है, उसमें भी नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज है, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो दूर तक आ रही है इधर उधर, उसमें कोई बीमारी मारी है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। नोरेपिनेफ्रिन कब नहीं देंगे, तो क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिया है, यानी वॉल्यूम किसी की बॉडी के अंदर कम है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे, यानी ब्लड का वॉल्यूम कम है, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, मिसेंट्रिक या क्या कहते हैं पेरिफेरल थ्रोम्बोसिस है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। मिसेंट्रिक मतलब जो हमारा डाइजेशन वाला सिस्टम है उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स जाती हैं वो हो गया, और पेरिफेरल मतलब जो क्या कहते हैं हमारे मतलब हार्ट से दूर तक जा रही है, समझ रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो दूर निकल के जा रही नसें, ठीक है ना, तो उसमें अगर थ्रोम्बोसिस है किसी के क्या कहते हैं ब्लड क्लोटिंग मतलब हो गई है, ब्लॉकेज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। ऐसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन में नहीं देंगे इसको। और ज्यादातर जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं, हार्ट रेट बढ़ाती हैं, तो इसलिए हाइपरटेंशन में तो ये आप सीधे सीधे याद कर लो कि हाइपरटेंशन में तो इनको देना ही नहीं है, समझ रहे हो। अब एक हमारा क्या है, डोपामीन, तो इसको कब नहीं देंगे, तो फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब होता है कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कैंसर हो गया है तो एड्रीनलिन वहां से ज्यादा रिलीज होता है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। उसके अलावा क्या, टेकी अरेदमिया भी नहीं देंगे, आपने समझ लिया इसको। ऐसे क्या कहता है, हाइपोवोलीमिया में नहीं देंगे इसको। अब क्या कहते हैं, जो फेनिलेफ्रीन है इसको कब नहीं देंगे, तो क्या कहते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन यानी ओरल रूट से नहीं देंगे। नेजल कंजेस्टेंट तो दे सकते हैं, जो नाक में दे रहे तो वो वहीं तक उसका काम रहता है, ठीक है, लोकली वो काम करता है। ऐसे ब्रेडिकार्डिया उसमें नहीं देंगे। उसके अलावा क्या है, नैरो एंगल ग्लूकोमा में भी नहीं देंगे इसको, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, क्लोनिडीन, तो इसको किस कंडीशन में देंगे, तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। हाइपोटेंशन है उसमें नहीं देंगे। ऐसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन कंडीशन में नहीं देंगे, और सीवियर हार्ट फेलियर में नहीं देंगे क्लोनिडीन को, ठीक है। मेथिल डोपेट या मेथिल डोपा है तो कब नहीं देते, लीवर की डिसीज है, बीमारी, उसमें नहीं देंगे। और क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया है, समझ रहे, उसमें नहीं देंगे इसको। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब जिसमें आरबीसी टूट रहे हैं उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। और फियोक्रोमोसाइटोमा में भी नहीं देंगे, यानी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो कैंसर उसमें नहीं देंगे। आइसोप्रोटेरिनोल है, इसको कब नहीं देंगे, तो ये सारी चीजें तकरीबन आ चुकी हैं, ठीक है ना। टेकी अरेदमिया हो गया,
मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें नहीं देंगे, ठीक है ना। एंजाइना पेक्टोरिस आपने कल पढ़ा था, आज फार्माकोथेरापेटिक में आप पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इस कंडीशन में भी नहीं देंगे, ठीक है। उसके अलावा डोब्यूटामीन है तो इसको कब नहीं देंगे। तो एक कंडीशन है आयोडोपैथिक हाइपोट्रोफिक सब एओर्टिक स्टेनोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट के मसल्स हैं, ख़ास तौर से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और फिर वहाँ से ब्लड पूरी तरीके से एओर्टा में नहीं जा पाता है। तो उस कंडीशन में देंगे। ऐसे क्या कहते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी ठीक है ना, हाइपोवोलेमिया में और क्या कहते हैं टेकी अरेथमिया में नहीं देंगे। अल्ब्यूटेरॉल और क्या कहते हैं सेल्ब्यूटामोल कब नहीं देंगे, तो सीवियर कार्डियक डिसीज है उस कंडीशन में नहीं देंगे। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन उसमें नहीं देंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे इनको, ठीक है। टर्ब्यूटालीन है तो इसमें भी तकरीबन वही सारी चीजें, ठीक है ना। इसमें के हाइपोकैलेमिया में नहीं देंगे, यानी कैल्शियम पोटेशियम की लेवल की कमी है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे इसको। किसी के अंदर पोटेशियम की कमी है उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे, ठीक है। अब ये ना, अब ये जो असल में आपको पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया इसमें, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट्स जो हैं, अब उनका क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो तकरीबन सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन आपको फिर भी अगर पढ़ना है तो एक बार मैं इसको क्या है ऊपर कर रहा हूं, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, कोई खास बात अब इसमें रह नहीं गई है, समझ रहे हैं। लेकिन ये कि आपके सिलेबस में पूछता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो मैंने स्पेसिफिक तौर पे अलग तरीके से बना दिया। अगर आपको मतलब एक नोट तैयार करना है, लिखना है कि जैसे कि मान लिया डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट्स हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, तो तकरीबन आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे अलग से स्पेसिफिक नोट है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये काम करेंगे, ठीक है ना। अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या करते हैं कॉन्ट्रेक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होगा ब्लड का आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं ये, और क्या कहते हैं बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं और डायलेट कर देते हैं। ये चीजें आप पढ़ के आ रहे हैं पीछे। पैनक्रियास पे भी काम करते हैं, अल्फा 2 पे बाइंड करते हैं तो क्या करते हैं वहां से जो क्या कहते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन उसको कम कर देते हैं, ठीक है ना, वहां से रिलीज नहीं होने देते हैं। तो इस तरीके से हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट डालते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट का मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह आप पीछे पढ़ चुके हैं सब। इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट्स जो हैं, तो ये आप ये भी पढ़ चुके हैं आप, इनडायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एजेंट्स ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये क्या कहते हैं जो हमारे मतलब डायरेक्टली तो ये काम नहीं करते हैं, तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है उनको रिलीज करवाते हैं ये, ठीक है ना। ये क्या करते हैं उनको रिलीज करवाते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, उसी को हम लोग नोर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन भी बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल ऐसी दवा का जैसे कि एम्फेटामिन, क्या है एम्फेटामिन, इसका एग्जाम्पल है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या आएगा, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करते हैं ये, तो ये क्या करते हैं इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, यानी ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाते हैं। स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं रिलैक्स करते हैं। और जो मिक्स्ड वाले हैं ये दोनों तरीके से काम करते हैं, समझ गए। तो ये सारी चीजें तकरीबन आप पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें कुछ अलग से नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में, ठीक है ना। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मुकाबले में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एंटागोनिस्ट हैं, यानी जो ब्लॉक करते हैं, इन्हीं रिसेप्टर को क्या करेंगे ब्लॉक करेंगे। चीज़ें आपको समझ में आ गई सारी। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये कि इनको एक बार सुन लिया आपने, इससे काम नहीं चलेगा। आप इसको ना कई बार पढ़िए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है यार कौन सा बीटा पे काम कर रहा है, वो मुझे भी सारा याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे एग्जाम नहीं देना अभी, समझ रहे हो ना। आपको एग्जाम देना है तो आपको याद रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो याद रहे किसी हद तक। तो ये कई बार जब पढ़ेंगे आप, कई बार जब पढ़ेंगे तब जाके ये याद होता है। हमको तो ऐसे मालूम है कि मतलब ये दवा किस पर्पस के लिए यूज होती है, ये दवा किस काम में आएगी, समझ रहे हैं। लेकिन आपको तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे, कि आपको यही बताना पड़ेगा कि ये दवा जो है ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करती है और अपना इफेक्ट शो करती है, इसका इफेक्ट ये है, ये हार्ट रेट को बढ़ाती है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है, समझ रहे हैं। ऐसा ही होता है, हाँ। तो एक बार में नहीं याद होता है ये कई बार आपको पढ़ना पड़ता है आपस में, फिर इसको क्या डिस्कशन करें आप लोग, समझ रहे हैं ना। कई 2-4 लोग बैठ के या ऑनलाइन कैसे भी डिस्कशन करेंगे। जब कई बार इसका डिस्कशन होता है, कई बार आप उसको पढ़ते हैं, कई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ये उस पर नहीं उस पर काम करता है। तो कई बार जब होता है तब जाके ये दिमाग में बैठता है और याद होता है फिर। चलिए ठीक है, थैंक यू।